अब अगर हम इसको समराइज़ करें, पूरे सैलरी को जो हमने अभी तक डिस्कस की है, तो अगर हम इस पूरी इनकम फ्रॉम सैलरी को समराइज़ करें, तो हमने देखा था कि सैलरी क्या होती है। इसका मॉडल जो है वो बेनिफिट्स वाला मॉडल होता है। इसमें 2 पार्टीज़ हैं, एक एम्प्लॉयी है, एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर का मतलब वो बंदा जो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, एम्प्लॉयर का वो जो आपको एम्प्लॉयमेंट में लेके आएगा, और जो तनख्वाह देगा वो इसकी टैक्सेशन की बेसिस क्या होती है, रिसीट बेसिस। रिसीट किसे कहते हैं? मैप को मेड अवेलेबल एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर और पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, ये हमने देखा। इसके एक्सेप्शंस जो हैं वो रिसीट बेसिस की के एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम इसको टैक्स कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये एक्रूवल के ऊपर जब हमें एरियर्स मिल रहे होंगे। फिर हमने बात की डेफिनेशंस की कि सैलरी में क्या कुछ शामिल होता है। पे, वेजेस, रेम्युनरेशन, वर्किंग सप्लीमेंट, फी, ग्रेच्युटी, पर्क्स, अलाउंसेस, एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, अमाउंट, पेंशन, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, और टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर जो है उसको हमने जो है यहाँ पे बड़ा तफसील में डिस्कस किया था। फिर हमने कहा कि सैलरी की जब हम बात करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे, 2 कॉलम बनाएँगे। जो राइट कॉलम होगा वो हमारा फाइनल वर्किंग का होगा। उसमें हमेशा हम टैक्सेबल की अमाउंट जो है वो लिख रहे होंगे। जैसे बेसिक सैलरी जो है वो टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी, बोनस ऐड हो जाएगी, लीव पेमेंट ऐड हो जाएगी, कमीशन हो गया, ओवरटाइम हो गया, बीओडी मीटिंग फी होगी, वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट हो गया, अवार्ड हो गया, गिफ्ट हो गया। इसको हम क्या करेंगे? हमेशा जो है वो ऐड कर रहे होंगे। और हमने कहा था कि जो भी बेनिफिट्स, असूल हमारा क्या है कि अगर हमें जो भी बेनिफिट्स वगैरह हासिल होंगे, वो हम हमेशा क्या करेंगे? आपकी सैलरी का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। फिर ये बेसिक असूल है। फिर अलाउंसेस की बात की। अलाउंसेस क्या होते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलते हैं। अलाउंसेस एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते। अलाउंसेस जो हैं वो आपको हमेशा 2 तरह के मिलते हैं। एक वो अलाउंसेस जिसका पर्सनल बेनिफिट होता है, एक वो अलाउंसेस जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिलते हैं। वो तमाम अलाउंसेस जिसका पर्सनल बेनिफिट होगा, वो हमेशा सैलरी में ऐड होंगे। जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, मिल्क अलाउंस हो गया, यूटिलिटी अलाउंस हो गया। ये सारे आपके टोटली टैक्सेबल होते हैं। फिर है ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए कि इनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता। इसमें 2 टाइप्स हैं। एक वो जो फिक्स परसेंटेज में मिलेंगे, वीकली, डेली, मंथली, वो हमेशा क्या होंगे? टोटल टैक्सेबल होंगे। एक वो है जो वन ऑफ टाइप होंगे, काम करेंगे तो मिलेंगे, अगर काम करेगा तो मिलेगा, तो वो एग्जैम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपको कोई अलाउंस मिला, वन ऑफ टाइप है, उसमें से कोई रकम बच गई और आपने वापस ना की, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। हम क्या करेंगे? हम उसको आपकी सैलरी में शुमार जो है वो कर रहे होंगे। फिर हमने बात की थी रीइंबर्समेंट की। अगर आपने कोई पर्सनल एक्सपेंस किया है, जैसे बिल पे कर दिया, फी पे कर दी, कोई भी ज़ाती एक्सपेंस किया, वो रीइंबर्स हो जाएगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अगर ऑफिशियल एक्सपेंसेस रीइंबर्स होते हैं, तो वो कभी भी आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनता। फिर अगर कोई भी आपकी एम्प्लॉय की लायबिलिटी है, चाहे वो लायबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर हो, चाहे वो लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी हो। जैसे अगर आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है, अगर आपका एम्प्लॉयर वो लोन माफ़ कर दे, तो दैट इज़ द बेनिफिट। जितना लोन माफ़ होगा वो सारा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी की ऑब्लिगेशंस है और अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो जाके पे कर देता है, तो दैट इज़ आल्सो अ बेनिफिट। उसको हम क्या करेंगे? हम आपकी इनकम में जो है वो ऐड कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको गार्ड, ड्राइवर, हाउसकीपर ये वगैरह दिए जा रहे हैं, तो इनकी जो आपका एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा होगा, वो उसमें से जो हमने अमाउंट कंट्रीब्यूट की होगी वो लेस करवाएँगे, जो बेनिफिट होगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अगर आपको गार्ड, ड्राइवर वगैरह के लिए कोई अलाउंस दिया जाता है, तो वो अलाउंस हमेशा क्या होगा? टोटली टैक्सेबल आपका कंसीडर होगा। फिर हमने बात की एसेट्स की। एसेट्स हमें 2 तरह से मिलते हैं। एक है एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, दूसरे हैं एसेट हमारे पास यूज़ करने के लिए दिए जाएँ। अगर एसेट्स हमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, तो जब ट्रांसफ़र होगा हम उसका बेनिफिट निकालेंगे। फ़ॉर्मूला क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू एट डेट ऑफ ट्रांसफ़र माइनस जो हमने अमाउंट पे की होगी, जितना बेनिफिट होगा वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। मतलब 7 लाख की चीज़ अगर 3.5 लाख में ले ली है, 3.5 का बेनिफिट हुआ, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अगर आपको एसेट टेम्परेरी तौर पे दिए गए हैं कि 2-3 साल यूज़ करें, वापस कर देना, तो जितना हम यूज़ करेंगे उस साल उन एसेट्स की जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी, वो सारी हम क्या करेंगे? आपकी इनकम में ऐड करते रहेंगे। फिर अगर हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, तो वो टोटल टैक्सेबल होगा। अगर हमें अकोमोडेशन मिलेगी, तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज़ हायर, वो हम ऐड करेंगे। अगर हमें फेयर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं, तो हम चुप करके क्या करेंगे? हम अकोमोडेशन में 45% ऑफ बेसिक सैलरी ही ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास था गाड़ी। अगर हमें दे दी जाए, तो गाड़ी 2 तरह की है, या तो परचेज़ बाय एम्प्लॉयर होगी या लीज़्ड बाय एम्प्लॉयर होगी। अगर परचेज़ बाय एम्प्लॉयर हो, तो गाड़ी की हमेशा हम कॉस्ट लेंगे। अगर लीज़्ड बाय एम्प्लॉयर हो, तो हम उसकी क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ लीज़ जो है वो लेंगे। अगर गाड़ी हमें ऑफिशियल यूज़ के लिए दी गई है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, इग्नोर करेंगे। अगर गाड़ी हमें प्राइवेट यूज़ के लिए दी गई है, तो कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसका 10% लेंगे, नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर है, बेनिफिट सैलरी में ऐड कर देंगे। अगर बोथ पर्पज़ के लिए दी गई है,
कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू 5% लेंगे, नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, बेनिफिट्स में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके अलावा अगर मेडिकल अलाउंस मिलेगा तो मेडिकल अलाउंस का रूल क्या होता है कि अलाउंस मिलेगा उसमें से 10% तो बेसिक सैलरी हम लेस करवाएंगे। अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो हम इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है उसमें क्या होता है, फ्री ट्रीटमेंट हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट हो गया, रीइंबर्समेंट वगैरह हो गई, ये सारा किस में आता है, हमारा मेडिकल फैसिलिटी में आता है। अगर मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्जाम्प्ट होती है, अगर नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो वो क्या होती है, हमारी टैक्सेबल होती है। अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों हमें दी जाएँ और अगर मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्जाम्प्ट है, अगर मेडिकल अलाउंस साथ दिया गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। अगर मेडिकल अलाउंस जो है वो क्या हो जाएगा, हम उसको नॉर्मल रूल्स में क्या कर रहे होंगे, ट्रीट कर रहे होंगे। फिर अगर हम अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं, लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा, लोन अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होगी मल्टीप्लाई करेंगे बेंचमार्क रेट माइनस जिस रेट पे हमने इंटरेस्ट लिया है, जो बेनिफिट होगा वो हम ऐड कर देंगे। अगर हमारा ऑब्टेन रेट बेंचमार्क रेट से ज़्यादा होगा तो कोई बेनिफिट इसमें ऐड नहीं होगा। अगर लोन की अमाउंट 1 मिलियन से कम है तब भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर अपना कोई बेनिफिट वेव ऑफ करता है उसके बदले में लोन ले लेता है तो वो भी क्या होगा, हमारा एग्जाम्प्ट होगा। उसको हम बिल्कुल भी ट्रेड अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होंगे। फिर हमने कहा था प्रोविडेंट फंड 3 तरह का होता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। तो अगर हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, अगर अमाउंट विथड्रॉ करेंगे, पैसे निकलवाएंगे, जितनी टोटल अमाउंट विथड्रॉ करेंगे उसमें से जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगी वो लेस करवा देंगे, जो ओवर एंड अबव होगी वो किसका पार्ट बन जाएगा, हमारा सैलरी का पार्ट बन जाएगा। और अगर हमारा प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है उसका क्या होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस लोअर ऑफ रुपीज 1.5 लाख या 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीएनएस अलाउंस विच एवर इज लोअर, वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो हम इनकम में ऐड कर देंगे। और इंटरेस्ट की बात करें, जो हमें इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उसमें से हम लेस करवाएंगे हायर ऑफ 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीएनएस अलाउंस, जो लेस करवाएंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो हम इनकम में ऐड कर देंगे। फिर अदर बेनिफिट्स में थे कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो रेस्टोरेंट है, फ्री में खाना खिला दे, आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है, फ्री में इलाज करवा दे, आपका एम्प्लॉयर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपको या आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा दे, तो ये बेनिफिट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फिर पेंशन जो है वो हमारी फुली एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन अगर आप उसी बंदे के पास री एम्प्लॉय हो जाएं तो पेंशन आपकी हायर जो है, सॉरी, आपकी पेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक से ज़ायद पेंशन मिल रही है तो आपकी हायर वाली पेंशन जो है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, लोअर पेंशन जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। उसके बाद ग्रेच्युटी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है एग्जेम्प्ट है, अगर आपको ग्रेच्युटी प्रूफ फंड से मिल रही है तब भी एग्जेम्प्ट है। अगर आपको ग्रेच्युटी प्रूफ स्कीम से मिल रही है तो जितनी अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी मिलेगी उसमें 3 लाख रुपए हम एग्जेम्प्ट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऐड कर देंगे। अगर ग्रेच्युटी हमें अनअप्रूव स्कीम से मिल रही है तो जितनी ग्रेच्युटी की अमाउंट मिलेगी उसमें से हम लेस करवाएंगे 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव विच एवरेज लोअर, वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट सैलरी में ऐड कर देंगे। और अगर अनअप्रूव ग्रेच्युटी इन लोगों को मिली है, मतलब पाकिस्तान में रिसीव ना हुई हो या उस डायरेक्टर को मिली है विच हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, या किसी नॉन रेजिडेंट को मिली है, या इस बंदे को जिसके पास एक से ज्यादा अनअप्रूव ग्रेच्युटी है, तो ग्रेच्युटी क्या हो जाएगी, आपकी टोटली टैक्सेबल जो है वो हो जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस आउट किया था एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अगर आपको ऑप्शन मिलेगी, आप ऑप्शन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, गेन निकालेंगे, गेन का फॉर्मूला क्या होगा, कैश रिसीव कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट, जो बेनिफिट होगा सैलरी में ऐड कर देंगे। आप ऑप्शन को डिस्पोज ऑफ नहीं करते, आप उसको एक्वायर करते हैं, आप वेट करेंगे किसका, इशुएंस ऑफ शेयर्स का। अगर आपको शेयर इशू हो गए, ओपन शेयर्स हैं, तो जब भी बेनिफिट मिलेगा, जब भी शेयर ट्रांसफर होंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एट डेट ऑफ ट्रांसफर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, जो भी बेनिफिट होगा सैलरी में हम ऐड कर देंगे। अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स मिले हैं तो 2 तरह के उसमें ट्रीटमेंट होंगे, या तो आप उसके डिस्पोज ऑफ कर देंगे बिफोर रिस्ट्रिक्शन, या आप वेट करेंगे रिस्ट्रिक्शन खत्म होने का। अगर आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बिफोर अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी उस दिन, या जो भी कंसिडरेशन मिलेगी उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करवाएंगे, जो गेन होगा सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अगर आप रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होने का वेट करते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, जो भी बेनिफिट होगा सैलरी में ऐड हो जाएगा। या जब आपके शेयर्स ओपन शेयर्स हो गए हैं, आप ओपन शेयर्स होने के बाद बेचते हैं, तो कंसिडरेशन रिसीव या फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, जो भी एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट आपने सैलरी में ऐड किया होगा, यहाँ पे ऊपर ये भी लेस करवाएंगे, जो गेन आएगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। और एंड पे आता है हमारे पास टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉय। अगर फिक्स अमाउंट होगी, जितना एम्प्लॉय टैक्स पे कर रहा होगा सैलरी में ऐड करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और हम उसको लेस करवा देंगे। अगर टैक्स फ्री सैलरी है कि सारा टैक्स एम्प्लॉयर ही बॉन्ड करेगा, तो हम ये 5 वर्किंग बनाएंगे, हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5वें स्टेप पे जो हमारे पास एंड पे आंसर आएगा, ये 5वें से ऊपर हमने 6 स्टेप परफॉर्म नहीं करना। 5 स्टेप इज द लीस्ट वन।
अब आंसर आएगा ऐड करें, टैक्स लायबिलिटी निकालें, तो आपके पास ऑलमोस्ट टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर आ जाएगा। तो दैट इज द कंप्लीट समरी ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके साथ आप इसको अगर सुन लेंगे, आपका सैलरी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो रिवाइज हो जाएगा।